Everyone, welcome back to the current affairs classes. These are the topic that we will discussing today. पहला टॉपिक है आरएसएस के खिलाफ जावेद अख्तर ने कोई कमेंट किया था, तो एक वकील ने डिफेमेशन का केस उन पे कर दिया था। तो डिफेमेशन और राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, इन दोनों में बड़ा ही टसल रहता है। जैसे आप अगर बोलने का फ्रीडम ऑफ स्पीच मतलब मैं बोलने का अधिकार है, कुछ भी मैं बोल सकता हूँ मतलब एक लिमिट के अंदर। लेकिन डिफेमेशन होता है कि मेरे बोलने से अगर किसी के रेपुटेशन से या किसी को मेंटल डिस्टर्ब हो जाए या किसी के बारे में मैं फेक न्यूज़ फैला रहा हूँ, तो राइट टू जो हमारा है कि एक डिग्निफाइड लाइफ दैट प्रोवाइड अंडर आर्टिकल 21। सिंपल एक जैसे एक लाइफ का मतलब क्या हुआ, डिग्निफाइड हुआ ना, ऐसे थोड़ी है कि एनिमल के जैसे कैसे भी जी रहे हैं, तो उसके खिलाफ चला जाता है। तो इसीलिए थोड़ा सा कंट्रोवर्सी रहता है। हमेशा ये रहता है कि डिफेमेशन जाना चाहिए कि नहीं, क्योंकि डिफेमेशन का मिसयूज भी होता है। जो पार्टी इन टू द गवर्नमेंट होता है, कुछ भी आप बोलिए कहेंगे अरे डिफेम कर रहा है, नेता बोलेगा या कोई और पॉलिटिशियन बोलेगा या बोलेगा फेक न्यूज है, बोलेगा ना। तो इसीलिए देयर इज द ए वेरी मच बैलेंसिंग एक्ट दैट इज नीडेड बिटवीन द डिफेमेशन एंड द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड राइट टू डिग्निफाइड लाइफ। तो यही हम पढ़ेंगे, दैट विल बी पार्ट ऑफ जीएस पेपर 2। आर्टिकल ए 19 एंड 21 होना चाहिए, और जो सेक्शन लगता है डिफेमेशन के लिए दैट इज 499 एंड 500। ये दो सेक्शन है, दैट इज फ्रॉम द आईपीसी। ठीक है। Then we will see that the very stand say no top court on the unopposed election of the 3000 पंचायत कैंडिडेट into the पंजाब। तो 3000 पंचायत कैंडिडेट के खिलाफ कोई उठा ही नहीं। तो एक अजीब बात है ना, इतना बड़ा पंचायत होता है, इतने लोगों का एस्पिरेशन होता है। तो इसका देखते हैं कि जो कई पार्टियां होती हैं जब पावर में आ जाती हैं तो अपोजिशन के कोई मतलब खड़ा ना हो पाए, उसका वो मिसयूज करती हैं अपने पावर का। तो ये हम कई स्टेट्स में देखते हैं। आप त्रिपुरा में इलेक्शन हुआ था, वेस्ट बंगाल में होता है, इस तरीके का केस होता है कि अनअपोज इलेक्शन। अनअपोज इलेक्शन, इतना तो हम लोग भले आदमी वाले समाज में गया नहीं है कि एकदम शुद्ध शरीफ ईमानदार नेता मिल रहे हो, तो वो भी 3000। तो ये दिक्कत है। और शुद्ध शरीफ होते हो तो शुद्ध शरीफ ज्यादा होंगे ना, कई होंगे। जैसे आप ऑनेस्टी के बाद भी जाते हैं तो आपके आइडियाज डिबेट होते हैं। डेवलप्ड कंट्री में है कि वहाँ पे चोरी का चांस बहुत कम है, तो वहाँ है कि सब ईमानदार हैं। तो वहाँ पे होता है किसका आइडिया अच्छा है, वो लोग आपस में डिबेट करते हैं, और जिसका आइडिया अच्छा होता है उसको लोग इलेक्ट करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप ईमानदार हो गए, उसके बाद भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कॉम्पिटेंट ज़्यादा अच्छा हो वो होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम इसको यूज कर सकते हैं। चिकनगुनिया का केस काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। चिकनगुनिया कैसे होता है? मॉस्किटो बाइट से होता है। एडीज मॉस्किटो बाइट, ठीक है। देन वी विल सी दैट द Lagarchala tribal people meet heads of the National Human Rights Commission, Women Commission in Delhi। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा जो हमारे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है उसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। ओके। देन वी विल सी दैट द मणिपुर एज ए केस ऑफ द इम्पोजिंग आर्टिकल 356। तो आर्टिकल 356 को आज थोड़ा सा डिटेल में करेंगे। दिस इज ऑल्सो नोन एज द व्हाट, प्रेसिडेंट रूल। नेशनल इमरजेंसी दैट इज डिफरेंट, if state emergency or the president rule. Okay, then we will see that the X factor reconciling the freedom and accountability। तो यहाँ पे है कि अगेन जो हम लोग कहते हैं कि आप बोलने का अधिकार और अकाउंटेबिलिटी की, जैसे हम किसी को कोई पावर देते हैं, पैसा देते हैं, तो पूछते हैं ना अगर गलती होता है कि क्यों करा, कैसे करा, तो वही चीजें हैं, उसको बैलेंस करने की जरूरत है। देन वी विल सी दैट द दिस टाइम फॉर द अफ्रीका। तो अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर ये मोदी जी का विजिट हो रहा है कहाँ पे? नाइजीरिया। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ नाइजीरिया? अम्बुजा, ठीक है, कल ही पढ़ा था। तो इसको थोड़ा सा देखेंगे कि इसके पहले जो विजिट हुआ था कब हुआ था और हमारा उनके साथ रिलेशनशिप कैसा है। देन वी विल सी दैट द हाउ कैन डिजाइन हेल्प ए बिल्डिंग ए मोर क्लाइमेट रेजिलियंट। जैसे है कि जो बिल्डिंग्स हैं, क्योंकि इंसान उसी में रह रहा है, बिजनेस उसी में कर रहा है, तो एक ह्यूज अमाउंट ऑफ जो एनर्जी कंजप्शन होता है वो बिल्डिंग्स होता है। और भी होता है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन से होता है, फैक्ट्री से होती हैं जो, लेकिन जो कॉमर्शियल और रेजिडेंशियल बिल्डिंग है उसका भी बहुत ही एक मेजर रोल है इनटू द क्लाइमेट चेंज एंड द एमिशन ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेज। तो दिस विल बी पार्ट ऑफ जीएस पेपर 3। देन
Supreme Court Collegium proposes new Chief Justice to the Manipur. तो just we should know that what is the collegium system. You must be knowing. कई बार हमने इसको डिस्कस किया है. ओके तो उसके बाद देखते हैं कि रोजोना प्ली एससी कॉल्स फॉर द डिसीजन सेंटर 6 एडजॉर्नमेंट. तो यहाँ पे मर्सी पावर होता है जो प्रेसिडेंट का, कि जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद भी अगर एक चीज बचता है जहाँ पे आप अपील कर सकते हैं, दैट इज द मर्सी टू द प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट के पास मर्सी पावर होता है, दे कैन हैव पावर टू रिजॉल्व द ऑल द दिस कमिटमेंट, जो भी है कन्विक्शन है उसको हटा सकते हैं. सो दैट इज नोन एज द मर्सी. ओके सो मर्सी पेटिशन एक दिन हम लोगों ने डिस्कस किया था, लाइक द पार्डनिंग पावर. एक दिन डिस्कस कर रहे थे ना, पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट किस लिए होता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे. इन द लास्ट वी विल सी दैट द चेन्नई व्लादिवोस्तोक, दिस इज द कॉरिडोर, मैरीटाइम ट्रेड रूट हम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं फॉर द रीचिंग द रशिया. ठीक है, तो इसका रूट एक बार देख लिया जाएगा. एंड इन द लास्ट वी विल सी दैट द संजय मूर्ति अपॉइंटेड एट सीएजी. व्हाट इज द सीएजी? Comptroller and Auditor General of India. That is the body that scrutinize the account and different expenditure of the सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट. जो बजट होता है इसको उसको स्क्रूटनी हम सीएजी से करवाते हैं. ओके और आगे के ये सब है, दैट्स इज द वन लाइनर, तो वो भी हम देख लेंगे कि उमा दास गुप्ता का डेथ हुआ है. सी हैज वॉक इनटू द पाथेर पंचाली. पाथेर पंचाली बहुत ही फेमस मूवी है, सत्यजीत रे ने बनाया था 1950 के आसपास में. अभी भी उसको चलता है कि क्लासिकल मूवी में पाथेर पंचाली इज ऑन द टॉप पे हमेशा रहता है. देन वी विल सी दैट द स्पेस एक्स फैल्कन डिप्लॉय इंडिया सैटेलाइट. तो स्पेस एक्ट फैल्कन 9 क्या है? लॉन्च पैड है. ठीक है, प्राइवेट लॉन्च पैड एलन मस्क वाले जो इनकी कंपनी है वो बना रही है. देन वी विल सी दैट द 6.5 लाख एप्लीकेशन कम टू द पीएम इंटर्नशिप स्कीम पायलट प्रोजेक्ट. तो अभी इंटर्नशिप प्रोजेक्ट स्टार्ट किया ना, तो उसमें हमने एप्लीकेशन के नंबर्स देखे. देन वी विल सी दैट द हसीना कंटिन्यू पॉलिटिकल एक्टिविटीज फ्रॉम द इंडिया. तो शेख हसीना अभी इंडिया में है, वहाँ पे कूप टाइप का हुआ था. कूप का मतलब विद्रोह उनके खिलाफ हो गया था. और मोहम्मद यूनुस हैज बीन द केयर टेकर गवर्नमेंट. वहाँ का जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर किया है वो मोहम्मद यूनुस के अंदर में है. मोहम्मद यूनुस को हैज बीन गिवन विद द व्हाट, किस लिए फेमस है मोहम्मद यूनुस? नोबेल प्राइज. ओके, ग्रामीण बैंक स्टार्ट किया था उन्होंने बांग्लादेश में. देन इन द लास्ट तानवी पात्री इंडियन बैडमिंटन लेटेस्ट राइजिंग स्टार. तो बस पीसीएस में पूछ सकता है कि दिस प्लेयर बिलोंग्स टू विच स्पोर्ट्स, तो आपको पता होना चाहिए. सो स्टार्ट विद द फर्स्ट आरएसएस रिमार्क. और जावेद अख्तर ने कुछ रिमार्क किया था, उसके खिलाफ केस हुआ था. और जो केस होता है दैट इज फॉर द डिफेमेशन. जब आप कुछ बोलते हैं और किसी का अगर रेपुटेशन खराब होता है, किसी को मेंटल स्ट्रेस आता है या उसका कुछ इकोनॉमिक घाटा ही लग जाए. जैसे हम लोग जैसे अभी यहाँ इंस्टीट्यूट चला रहे हैं और कोई कुछ ऐसा बोल दे जो हमारा रेपुटेशन खराब कर दे कि बिहेवियर ऑफ द टीचर्स आर नॉट गुड, समथिंग लाइक दैट. तो उससे क्या होगा, हमारा इकोनॉमिक भी तो होगा, जो हमारा एडमिशन होता है वो रुक जाएगा. अगर कोई फेक भी ऐसा बोल दे तो वो हमारे लिए मेंटल स्ट्रेस तो है ही है, इकोनॉमिक स्ट्रेस भी है और हमारी रेपुटेशन है. तो इसीलिए फ्रीडम ऑफ स्पीच उसी दायरे तक देते हैं जब तक कि वो किसी और को हार्म न करे. ठीक है, हार्म किस किस एरिया में हो सकता है? इकोनॉमिक, साइकोलॉजिकल, रेपुटेशन, ये होता है. तो दैट विल इम्पैक्ट द राइट टू लाइफ. राइट टू लाइफ है ना, मैं अच्छे से जी पाऊंगा, मैं परेशान रहूंगा ना, मेरी जिंदगी का जो अधिकार है वही आपने छीन लिया, तो दैट्स ऑलवेज इम्पैक्टेड. तो यहीं पे होता है कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच. अब जैसे मैं किसी को बोलने से ही मना कर दूं, जैसे यहाँ पे हमारा बिहेवियर अच्छा नहीं हो तो कोई ना कोई क्रिटिसाइज करेगा ना. तो अगर सही के लिए कोई बोल रहा है तो दैट शुड बी ऑलवेज गिवन द चांस. फेक केस में ही आपको किसी पे बैन करना चाहिए. ठीक है, लेकिन ओपिनियन फेक कैसे हम जांच करेंगे? ओपिनियन फेक बताना बड़ा मुश्किल है ना, क्योंकि ओपिनियन तो होता है ना, जैसे ओपिनियन कोई गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है या नहीं काम कर रही है, तो वहाँ पे ओपिनियन होगा ना कि अरे गवर्नमेंट जॉब नहीं क्रिएट कर पा रही है. वहाँ पे तो आप एकदम फैक्चुअल बेसिस पे नहीं बोल पाएंगे.
तो क्रिटिसिज्म इज डिफरेंट थिंग, बट द मेकिंग ए डिफरेंट फेक स्टोरी इज द वेरी डिफरेंट थिंग। तो क्लियर हो रहा है कि वहाँ कहाँ पे टसल आ रहा है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, आर्टिकल 19A, एक बार ओपन कीजिए कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और इसका जो रिस्ट्रिक्शन हम लगाते हैं ऑन द केस ऑन द बेसिस ऑफ डिफेमेशन, ये यहाँ पे हमें राइट देता है। राइट जो है फ्रीडम ऑफ राइट 19(1) ABCD है, यहाँ पे G तक है, और हमने F को डिलीट किया है। ये जो डिलीट किया है, एक दिन मैंने बताया था कि राइट टू प्रॉपर्टी 19F में भी था, ठीक है। 19F को हमने डिलीट किया, दैट वाज एसोसिएटेड विद द राइट टू प्रॉपर्टी, और उसको उठा के हम लोग कहाँ पे ले गए हैं, 300A। 300A यही था, कैपिटल ए से है। यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, पहला जो पावर देते हैं। फ्रीडम हम कई एरिया में देते हैं, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, ये भी है कि हम लोग इकट्ठा होकर कहीं पे भी बात कर सकते हैं, एक ग्रुप बना सकते हैं। देन टू फॉर्म एसोसिएशन ऑन यूनियन, हम लोग ग्रुप भी तो बना सकते हैं, इकट्ठा होंगे उसके बाद ग्रुप बनेगा, कंटिन्यूअसली प्रोसेस है। याद करने का तरीका देखिए, पहले हम बोलेंगे, बोल के हम लोग बुलाएंगे सबको एक जगह पे, वहां मिलेंगे, मिलने के बाद हमारा ग्रुप फॉर्म होगा। ये तीनों चीजें कनेक्टेड लग रही हैं कि एक के बाद दूसरा ही पॉसिबल है। बिना बोले आप इकट्ठा नहीं हो पाएंगे, कम्युनिकेट करेंगे ना, किस लिए आप इकट्ठा होना चाहते हैं। इकट्ठा होंगे, फिर हो सकता है आप में ऐसा हो कि एक ग्रुप बना लिया जाए कि हमेशा मिले, कुछ हम लोग कुछ नए दिशा में कुछ काम करें, तो देन इट विल बी द फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियन। ओके, देन इट विल बी द टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, हमें घूमने फिरने का भी तो अधिकार होना चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि मैं बिहार में जाऊं तो कोई रोक लगा दे, कर्नाटका में जाऊं तो रोक लगा दे। एक यूनाइटेड, एक इंटीग्रिटी ऑफ नेशन कैसे मेंटेन रखेंगे, यूनिटी तभी तो रहेगा जब एक स्टेट से लोग को दूसरे स्टेट में जाने का फ्रीडम हो कहीं पे भी। लेकिन हर चीज पे रिस्ट्रिक्शन है। यहाँ पे आप विदाउट आर्म होना है, ये नहीं कि बंदूक लेके एकदम इकट्ठा हो रहे हैं, यूनियन बना रहे हैं, फिर खतरा है ना, फिर वायलेंस का वो है, तो देयर शुड बी द विदाउट आर्म्स। ओके, तो हर चीज पे देखिएगा रिस्ट्रिक्शन है। यहाँ पे आर्टिकल 19(1) ये राइट देता है, 1 में ABCD है, तो ये सब क्लॉज, एक क्लॉज हो गया, क्लॉज का सब क्लॉज हो रहा है। अब दूसरा जो है 19(2), यहाँ से रिस्ट्रिक्शन स्टार्ट हो रहा है कि ये तो हमने पावर दे दिया, लेकिन हम इस पे रिस्ट्रिक्शन किस किस बेसिस पे लगा सकते हैं, दैट इज गिवन इनटू द 2 to 6, 19 क्लॉज 2 to 19 क्लॉज 6 कंटिन्यूअसली देखिएगा, दैट इज द रिस्ट्रिक्शन। 6 तक है रिस्ट्रिक्शन, ये सब रिस्ट्रिक्शन है ऑन द डिफरेंट बेसिस। जैसे पहले आप देखिएगा ऑन द बेसिस ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, देश को खतरा होगा तो आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच रोक दिया जाएगा। ये नहीं कि आप बता रहे हैं कि हमारा एटम बम कहाँ पे रखा है, हमें बोलने का अधिकार है, बोलने का अधिकार यही है, लेकिन बोलने के अधिकार से देश को खतरा हो रहा है। आप क्लू दे रहे हैं, आप हमारा जो सेक्रेट है उसको बता रहे हैं, आप मानिए गवर्नमेंट का ऑफिसर है, वहां पे जाके आप बोल रहे हैं, तो आपका स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच कर्व कर दिया जाता है। क्लियर हो रहा है, रिस्ट्रिक्शन समझ में आ रहा है। आर्टिकल 19 राइट्स देता है, साथ साथ रिस्ट्रिक्शन भी दे देता है। आर्टिकल 19(1) राइट्स दे रहा है, और 19(2) से लेके 6 तक कंटिन्यूअसली रिस्ट्रिक्शन है। 19(1) में 6 टाइप के आपको इंटाइटलमेंट जो राइट्स हैं वो है, 6 ही है ना, 1 2 3 4 5 6, 7 था पहले, राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिया गया तो 6 बचा। 4 आसान हो गया याद करना। पहला, जब स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कुछ बोलूंगा कुछ लिखूंगा, उसके बाद लोग इकट्ठा होंगे, इकट्ठा होने के बाद अपना यूनियन बनाएंगे, एसोसिएशन बनाएंगे। फिर ये थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा 4 से, कि आपको अगर देश की बात कर रहे हैं कि इंडिया एक देश है, तो हर एक नागरिक को कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर वहां तक घूमे, और आप नागालैंड से लेकर गुजरात तक घूमिए, तो कोई आपका नहीं होना चाहिए। लेकिन ये तो फ्रीडम है, लेकिन इस पे भी रिस्ट्रिक्शन है। जैसे ये नहीं कि आप ट्राइबल एरिया में चले जाएं, घुस जाएं, ऐसे ही कुछ कुछ एरिया सेंसिटिव होता है ना, उसको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। फ्रीडम ऑफ स्पीच है एक्सेप्ट सम ऑफ द स्पेशल कंडीशन। स्पेशल कंडीशन का मतलब कि जहां पे भी स्पेशल हमें सिक्योरिटी देना है, जैसा जोरवा जो टाइप्स जहां रहता है, या जहाँ पे सेंटलीज है, वो बहुत यूनिक है ना, उनको तो हमारा भाषा भी नहीं पता है, और हम लोग होशियार जाके उनका मिसयूज करने लगते हैं, एक्सप्लॉयटेशन, वायलेंस ये होने लगता है।
तो ये सब के कारण हमने नीचे रिस्ट्रिक्शन लिखा है। तो अभी आपको ये याद होना है कि 19 है दैट राइट्स भी देता है, साथ साथ रिस्ट्रिक्शन भी देता है, और उसी रिस्ट्रिक्शन में एक जगह डिफेमेशन का केस भी होता है, डिफेमेशन। ठीक है, डिफेमेशन के बेसिस पे आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच रोका जा सकता है। डिफेमेशन का मतलब समझ में आ रहा है ना, कि आप किसी के बारे में ऐसा बोल रहे हैं कि उसके रेपुटेशन, उसका इकोनॉमिक या उसका मेंटल स्ट्रेस क्रिएट कर दे रहे हैं। तो जब आप किसी के खिलाफ इस तरीके का कंडीशन क्रिएट करते हैं और वो फेक है, सही बोल सकते हैं आप, लेकिन झूठ मूठ में आप आरोप लगा रहे हैं। कोई आके ऐसे मतलब कोई भी, जैसे कोई टीचर है उसके ऊपर मानिए कोई लड़की ने आरोप लगा दिया कि इन्होंने मेरे साथ मिसबिहेव किया, तो पूरा उसका रेपुटेशन गया ना, फिर उसको कोई जॉब पे रखेगा? नहीं रखेगा ना। तो कहीं ना कहीं क्या होता है ऐसे कंडीशन में, आप उसकी पूरी राइट टू लाइफ ही डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। दैट इज द केस। तो यहाँ पे डिफेमेशन का केस इन्होंने दे के रखा है। क्लियर हो रहा है? देन देयर इज द इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। तो ये सब अलग चीज है, अभी तो हम डिफेमेशन न्यूज में है तो इसलिए डिफेमेशन का हम पढ़ रहे हैं कि डिफेमेशन का रिस्ट्रिक्शन कहाँ से आ रहा है। डिफेमेशन कॉन्स्टिट्यूशन में है, डिफाइन नहीं, डिफाइन करने के लिए अलग से हमने आईपीसी में किया है। आईपीसी में कौन सा धारा है? सेक्शन 499, ठीक है, एंड 500। क्लियर हो रहा है ये कि क्या है? आर्टिकल 19 का किससे टसल है? आर्टिकल 21 से। ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एक रिस्ट्रिक्शन के साथ है, एब्सोल्यूट नहीं है। फंडामेंटल राइट्स आर ऑलवेज कम्स विद द रिस्ट्रिक्शन, दे आर नॉट एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि वो किसी, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एब्सोल्यूट के केस में कुछ है, जैसे कि अनटचेबिलिटी पे जो प्रोविजन है दैट इज एब्सोल्यूट। वो आप कास्ट के नाम पे किसी से किसी कंडीशन में अनटचेबिलिटी नहीं कर सकते। वहां पे देखिएगा आर्टिकल 17 में कोई दूसरा नीचे क्लॉज नहीं दिया है कि आप इस कंडीशन में ऐसा कर सकते हैं। यहाँ पे साफ साफ दिया है आर्टिकल इसमें कि क्या रिस्ट्रिक्शन है, नीचे कोई क्लॉज नहीं दिया है ना, सब क्लॉज, कि आप इस कंडीशन में आप किसी को कास्ट के बेसिस पे अनटचेबिलिटी कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया ना? वी कैन प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट न्यूज। जो ये डिफेमेशन का केस, क्या क्या डिफेमेशन होगा वो 499 में डिफाइन है, और उसके लिए पनिशमेंट क्या होगा वो 500 में है। ठीक है, अब लॉजिक इस पे दिया जाता है कि जो डिफेमेशन है मिसयूज बहुत होता है। कोई भी किसी के खिलाफ आरोप लगा देता है कि अरे इन्होंने बोला इससे मेरे रेपुटेशन को, छोटे छोटे बातों पे लोग करते हैं। रिलीजियस सेंटिमेंट्स लोगों के बहुत हर्ट होने लगते हैं। जैसे मैं अगर मानिए यहाँ पे क्रिटिसाइज करूँ कि दिस सती सिस्टम इज नॉट गुड, तो कोई कहने लगेगा अरे ये तो मेरा रिलीजियस व्यू है, आपने मुझे डिफेंड किया। जैसे आप कोई भी कमेंट करने के पहले आपको 10 बार सोचना पड़ता है, आगे गेटिंग ना। तो कहीं ना कहीं डिफेमेशन का जो है मिसयूज बहुत होता है। लोग उनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स, उनके खुद का रेपुटेशन, जैसे हम मानिए अदानी है, अदानी ने कुछ गवर्नमेंट को घूस दिया और कोई उन्होंने उनको कुछ मिल गया, कहीं का प्रोजेक्ट माइन मिल गया। अभी हाल ही में केस था, एक न्यूज़पेपर द वायर ही था, आई थिंक द वायर न्यूज़पेपर था, उसने एक न्यूज़ निकाला था कि कैसे अमित शाह है, अमित शाह के जो बेटे हैं जय शाह, जय शाह इस समय आईसीसी जो इंडियन क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, बीसीसीआई, उसके हेड हैं। पता है कि नहीं? है पीसीएस के लिए ये इंपॉर्टेंट है। उनका जो ग्रोथ रेट है ना, ग्रोथ रेट 5000 गुना है। 5000 गुना का मतलब कि 1 रुपए से मैंने स्टार्ट किया, 5000 रुपए कमाया, 5000 का 5000। मतलब नॉर्मल ग्रोथ रेट होता है कि आपकी सैलरी 3 साल 4 साल में दुगुना होती है, आपका बिजनेस ग्रो होने में बहुत टाइम लगता है। लेकिन जो अमित शाह के बेटे जय शाह है, उनका ग्रोथ रेट कुछ 50,000 गुना था। जैसे होता है ना कि हर कंपनी एक ग्रेजुअल फेज में ग्रो करती है। तो द वायर जो न्यूज़पेपर था, उन्होंने इसी पे स्टोरी निकाला कि ऐसे कैसे पॉसिबल है। मतलब कि अगर कोई आपको कोई अलग से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, अगर गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो द वायर के जो एडिटर थे उन पे उन्होंने डिफेमेशन का हर्जाना का केस लगाया था 100 करोड़ रुपए का। तो अब आम जनता बोलेगा, फिर उसके जो हमें ट्रूथ जानने का था उन्होंने बंद कर दिया निकालना न्यूज। तो अगर आपके पास पावर है, क्योंकि उनके पास तो गवर्नमेंट पावर है, जो होम मिनिस्टर है उनके पिताजी हैं,
तो कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे केस में द वायर ने अपना एडिटोरियल ले लिया था। जैसे हमारी द हिंदू में कई बार क्रिटिसिज्म निकलता है, हम लोग पढ़ते हैं। अब इन पे हर आदमी डिफेमेशन लगाने लगे कि अरे अरे मेरे रिलीजन के बारे में बोला, होता है ना। एक एनालिसिस, क्रिटिसिज्म, ओपिनियन अलग चीज होता है। पर्सनल कमेंट करना, पर्सनल किसी को डिफेम करना अलग चीज होता है। लेकिन वही होता है कि डिफेमेशन बड़ा ही वॉग नेचर है। आप कई बार होता है कि क्रिटिसिज्म को कहने लगते हैं कि मेरा पर्सनल सेंटिमेंट हर्ट हुआ है, मेरा पर्सनल रेपुटेशन गया है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि डिफेमेशन का मिसयूज होने लगता है। गवर्नमेंट यूज करेगा, जो लोग पावर में है वो मिसयूज करेंगे, तो हमारा जो बोलने का अधिकार है उस पर कर लगने लगता है। अब हर आदमी को जानने का अधिकार है ना ट्रूथ की कैसे इतना बड़ा ग्रोथ हो गया। हर इंसान बिजनेस करता है, इतना तेजी से तो ग्रो करता नहीं है कि आपने 1 करोड़ का बिजनेस स्टार्ट किया, 2 साल बाद आपका 50,000 करोड़ में आप चल रहे हैं, नहीं पॉसिबल है ना। तो दैट वाज द केस। और डेमोक्रेसी के लिए राइट टू स्पीच इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट टू स्पीच रहेगा तभी तो हम ट्रूथ का जान पाएंगे। एक डेमोक्रेसी में कैसे होता है, इंफॉर्मेशन हमें मिलेगा, उसी आधार पे तो हम अपने जो कैंडिडेट है उसको वोट करेंगे। आर यू गेटिंग ना, कि राइट टू स्पीच इज वेरी क्रूशियल। दोनों आर्टिकल इज वेरी क्रूशियल। राइट, आर्टिकल 21 इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड आर्टिकल 19 इज आल्सो इंपॉर्टेंट। समझ में आ रहा है ये चीजें। आर्टिकल 19 से डेमोक्रेसी का कैसे रिलेशन है। फ्रीडम ऑफ स्पीच रहेगा तभी तो हर आदमी इंफॉर्मेशन से एक्सेस करेगा, तभी तो न्यूज़पेपर वाले पूरा एनालिसिस करेंगे, क्योंकि उनका भी तो राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन में ही न्यूज़पेपर भी आते हैं जो वो निकालते हैं। अगर हर न्यूज़पेपर पे डिफेमेशन लगाने लगे तो वो कोई न्यूज़ निकाल पाएंगे। हर बढ़िया ही न्यूज़ निकालेंगे, किसी के बारे में अच्छा कहना हो, कहीं क्रिटिसिज्म हो, गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछना हो, तो नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि वो मिनिस्टर और जो भी उनमें इन्वॉल्व है वो तो तुरंत केस करेंगे कि आपने मेरा बिजनेस का घाटा लगा दिया, आपने जो न्यूज़ निकाला है वो हमारे रेपुटेशन के खिलाफ है। दैट इज क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पे हमेशा से ये डिबेट चलता रहता है। ये जस्ट ये आप एग्जांपल में देख ये एग्जांपल लिख सकते हैं कि अभी जो इलेक्शन हुआ है इनटू द पंजाब, 3,000 जो कैंडिडेट थे अनअपोज थे। तो कहीं ना कहीं लोकल अगर गवर्नेंस को कभी आपको क्रिटिसाइज करना है तो इस तरीके का आप एग्जांपल दे सकते हैं। जैसे अगर होता है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द लोकल गवर्नेंस, पंचायती राज का अगर इफेक्ट बोलता है तो एक जो फ्लॉ है लोकल गवर्नेंस का, दिस टाइप ऑफ द इंटरफेरेंस फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट और द पार्टी इनटू द पावर विद द कैंडिडेट। आप बताइए 3,000 लोगों के खिलाफ कोई लड़ा ही नहीं होगा, यही हुआ होगा ना। और क्यों नहीं लड़ा होगा, जो लड़े होंगे उनके खिलाफ कोई केस उठा दिया गया होगा, उनको धमकाया गया होगा, डराया गया होगा। रामराज तो है नहीं कि बहुत बड़े या बड़े लोग तुरंत हो गए। तो कहीं ना कहीं ये केसेस खासकर ऐसे जगहों पे होता है जहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी पावर में आने के बाद मिसयूज करने लगते हैं। वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, केरला में बहुत वायलेंस इस टाइप का होता है, लेकिन केरला में फिर भी बैलेंस है। लेकिन त्रिपुरा का आप देखिएगा जब लोकल गवर्नेंस का इलेक्शन होता है, बहुत ही वहां पे इस तरीके का केस होता है। सेम इज द केस विद द वेस्ट बंगाल। ममता बनर्जी के पहले कम्युनिस्ट का गवर्नमेंट था, उस समय भी कम्युनिस्ट के खिलाफ कोई नहीं उठता था, जब कम्युनिस्ट पार्टी थी वहां पे। अभी ममता बनर्जी का आया है तो उनके खिलाफ कोई नहीं उठता है। तो जो वहां पे पावर में आता है उसके खिलाफ जो लोकल लेवल पे बहुत गुंडागर्दी चलती है। तो इस तरीके का चीजें कॉमन है इनटू द पंचायती राज इलेक्शंस। वहां पे कैडर चलता है, दैट इज द इम्पैक्टिंग। तो समझ में आ रहा है ना कैसे आपको यूज करना है इस तरीके के न्यूज को। चिकनगुनिया बता ही दिया इन्होंने कि कैसे होता है। मॉस्किटो बाइट एंड दिस इज द वेक्टर डिजीज। वेक्टर डिजीज का मतलब कोई मीडिएटर चाहिए, मीडिएटर इज द वेक्टर, और उसके में ही वो सरवाइव करेगा वायरस, उसका ट्रांजिशन होगा। तो एडीज मॉस्किटो ही इज द मेन कॉज फॉर द दिस। ओके, जो एडीज मॉस्किटो ये चिकनगुनिया होता है उसमें देखिएगा कि कुछ तरीके की चीजें जो सिम्पटम होता है, जैसे कि फीवर, ज्वाइंट पेन बहुत ज्यादा तगड़ा होता है, ज्वाइंट पेन होता है वो बहुत ज्यादा होता है। तो ये इस तरीके की चीजें, फीवर, ज्वाइंट पेन, हेडेक, मसल्स पेन, ज्वाइंट स्वेलिंग एंड रैसेज। रैसेज दाने दाने लाल लाल निकलने लगेंगे, दीज आर द थिंग्स। यहाँ पे लागचाला ट्राइब है और यहाँ पे इन लोगों ने किसी एक फैक्ट्री बन रही थी उसका विरोध किया,
तो इनके खिलाफ पुलिस ने कुछ वहां पे फिर डीएम गया समझाने, डीएम को किसी ने मार दिया, कुछ ऐसे हुआ। उसके बाद वहां के लोगों को पुलिस ने जाके बहुत मारा पीटा, कुछ ऐसे कंडीशन है। उसी के बाद से ये लोग जो ह्यूमन राइट कमीशन के पास पहुंच गए कि अपना मतलब कि ह्यूमन राइट वायलेशन हुआ है। पूरा केस समझ में आ रहा है क्या है? दिस इज द केस नियर द हैदराबाद। वहां पे एक जगह का नाम है विकाराबाद। विकाराबाद यहाँ पे है डिस्ट्रिक्ट में। वहां पे एक कंपनी बनने वाली थी, कंपनी का लोग विरोध कर रहे थे। कंपनी बनने के पहले क्या होता है, लैंड लेंगे ना, एक्विजिशन ऑफ द लैंड। अब हमेशा गांव वालों से लड़ाई हो जाएगा क्योंकि कुछ लोग उसमें से नहीं देना चाहते हैं। उनको लगता है कि हमारी प्रॉपर्टी ज्यादा अच्छा है, हम यहाँ पे ज्यादा खुश हैं। तो यहाँ पे देखिएगा फिर होने लगा, देन अगेंस्ट द फोर्सिबल एक्विजिशन फॉर द फार्मा विलेज प्रोजेक्ट। फार्मा विलेज प्रोजेक्ट यहाँ पे लग रहा था। समझ में आ रहा है क्या कंडीशन है? तो उसके बाद वायलेंस हुआ, जैसे डीएम गए होंगे कन्विंस करने जो भी, तो उनको गांव के जो युवक थे उन्होंने कुछ मार पिटाई कर दी, कुछ वायलेंस किया। अब डीएम को मार दिया तो बड़ी बात है, अब तो हो गया ना, गवर्नमेंट के आदमी को मार दिया, वो पूरा पुलिस भेजा मारने के लिए, फिर पूरे गांव वालों को पिटाई की, उठा उठा के ले गए जिनको भी लगा कि ये लोग ज्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ऐसे केस में ये हो गया है ह्यूमन राइट का वायलेशन। यही हो गया ना कि आप जाके पुलिस फोर्स का मिसयूज कर रहे हैं, ह्यूमन राइट वायलेशन आम जनता के खिलाफ है। तो उसी केस में ये पे दिया है कि ये लोग जाके डिफरेंट अथॉरिटी हैं उनसे मिले हैं। तो पीसेस के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि जो चेयरपर्सन हैं, विजया भारती सयानी है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरपर्सन, ओके। एंड चेयरपर्सन फॉर द नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल कास्ट के हैं किशोर मकवाना। ये मैचिंग करा सकता है कि ये लोगों का नाम देगा और पूछ देगा दे आर द हेड एंड द चेयरपर्सन ऑफ द दिस कमीशन। तो अंतरा सिंह आर्या है चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब। एंड विमेन कमीशन की जो चीफ है विजया किशोर रहातकर, किशोरी। अभी हाल ही में हम लोग पढ़े थे, इनका अभी हाल ही में अपॉइंटमेंट हुआ था, कुछ दिन पहले ही, 15-20 दिन पहले ये न्यूज में थी। लिख लिया? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इसको एक टेबल बना लीजिए, एक तरफ लिख लीजिए उनका नाम, सामने किस कमीशन के ये लोग हेड हैं। क्लियर? इसमें से कौन से बॉडी स्टैट्यूटरी है, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल है? गुड। सिर्फ इसमें से दो ही, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल है, नेशनल कमीशन फॉर एससी एंड एसटी, ठीक है। ओबीसी का तो दिया नहीं है, तो जो दिया है उसमें से ओनली 2 कमीशन इज द कॉन्स्टिट्यूशनल, रिमेनिंग आर द स्टैट्यूटरी, ठीक है। स्टैट्यूटरी का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में तो उसका नाम नहीं लिखा हुआ है, वो हम अलग से एक्ट बना के दिए हुए हैं। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसके बारे में यू शुड नो। ये जो आता है दैट इज अंडर द आर्टिकल 338, जो ये बॉडी है 338 नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल कास्ट है, और शेड्यूल ट्राइब जस्ट 338A कैपिटल है। पहले दोनों एक ही था, एक ही कमीशन था, 2003 में हमने इसको अलग अलग कर दिया। तो बाय द 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, नीचे कहीं दिया होगा, तो उसको एसटी के कमीशन को अलग कर दिया और एससी का कमीशन अलग कर दिया। क्लियर हो रहा है? पहले दोनों एक ही था, दोनों को अलग किया गया, इसीलिए आर्टिकल जस्ट आगे पीछे 338 दोनों का है। जो बाद में किया गया नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब, दैट इज द 338A। क्लियर? जो किसी भी एरिया को शेड्यूल्ड ट्राइब डिक्लेयर करने का जो पावर होता है, दैट इज विद द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एंड दैट हैज बीन गिवन अंडर आर्टिकल 342। कौन सा एरिया शेड्यूल्ड ट्राइब, कौन सा कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब होगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया that describe the declare which tribes or tribal community comes under this particular। और जो tribal community ST SCs के अंदर declare होता है, that is based on the state। ऐसा नहीं है कि बंजारा अगर वो रह रहे हैं तमिलनाडु में तो उनको हम तमिलनाडु का कर देंगे। तमिलनाडु का जो SCs STs होंगे उनका अलग लिस्ट होगा, पंजाब का अलग होगा। नेशनल लेवल पे तो सबको एक कॉमन दिया जाता है, लेकिन स्टेट लेवल पे अगर अप्लाई करना है तो वो उस स्टेट के SCs और ST में आना होगा। क्लियर हो रहा है?
प्रेसिडेंट डिक्लेयर करने के पहले उस गवर्नर से भी मिलते हैं जिस स्टेट्स के उस टाइप को डिक्लेयर करना है। ये क्लियर हो रहा है ना कि किस लेवल पे होता है। ये मत कंफ्यूज रहिएगा कि नेशनल लेवल पे लिस्ट होती है, जो लिस्ट होता है वो स्टेट लेवल पे होता है। ये अलग बात है कि नेशनल लेवल का एग्जाम हो तो आप कहीं पे भी रहते हो, सिर्फ SC ST मैटर करेगा। लेकिन अगर यूपी का इलेक्शन हो रहा है और आप है झारखंड के ST, तो आप यूपी का जो इलेक्शन है यूपी PCS का, उसमें आपको STs का रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, आपको जनरल से करना पड़ेगा अप्लाई। क्लियर हो रही है ये चीजें? तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन आता है, तो आप थोड़ा सा रखिएगा। जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट ये है कि आप 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू हमने STs कमीशन को अलग कर दिया था, अभी मैंने बताया है। तो दैट इज 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, वी ब्रॉट द नेशनल कमीशन फॉर द ST, उनको अलग कर दिया। उसके पहले दोनों एक में थे। SCs एंड STs का जो कमीशन था वो नंबर ऑफ मेंबर्स जो होंगे दैट इज 5 इस कमीशन का, एक चेयरपर्सन हो गए और एक वाइस चेयरपर्सन हो गए, और बाकी जो 3 हो गए वो अलग से होंगे। टोटल 5 हो गया। एक वाइस प्रेसिडेंट, 1 इज द चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन एंड द चेयरपर्सन, और 3 मेंबर, टोटल 5 हो गए। इस कमीशन के जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स है 5 है। STs के भी सेम ही है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज इज द मणिपुर एज ए केस फॉर द इम्पोजिंग आर्टिकल 356। ओके, तो 356 क्या है? व्हाट इज द 356? 356 is a provision provided to deal with the some urgency in the states। जैसे कि एक केस हो गया कि बाहरी अटैक हो गया, तो वहां पे स्पेशल कंडीशन को अगर इम्प्लीमेंट करना है तो यूनियन की जिम्मेदारी हो गई। मानिए जम्मू एंड कश्मीर है या सिक्किम ही है तो एक स्टेट, उस स्टेट पे चाइना ने कब्जा कर लिया, तो जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की थोड़ी है लड़ने की। चाइना से कौन लड़ेगा? यूनियन गवर्नमेंट लड़ेगा। तो यूनियन गवर्नमेंट को स्पेशल पावर चाहिए। नॉर्मल कंडीशन में तो इस स्टेट के पास उसका अपना पावर है और जो सेंटर है उसका अपना पावर है। लेकिन जब भी एग्रेशन होगा उस समय क्या होगा? स्पेशल कंडीशन हो गया, प्रेसिडेंट रूल डिक्लेयर करके सारा का सारा पावर हम सेंटर को दे सकते हैं, और सेंटर क्या करता है? उसका प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, सेफगार्ड प्रोवाइड करेगा। तो दिस इज वेरी स्पेशल केस। ठीक है। दूसरा केस ये हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो इंडिया में नहीं रहना चाहते हैं, जो सिक्किम को अलग बनाना चाहते हैं, और कैसे करके वो पावर में आ सकते हैं कि वहाँ पे वो लोकल लेवल पे एक देशभक्ति जगा दें कि सिक्किम एक नया देश बना ले। बस वहाँ के जो लोकल्स हैं, लेप्चा हो या जो भी वहाँ के भूटिया हो, जो भी लोकल्स हैं, वो सोचे कि हम ही लोग राज करें, ये इंडिया से मेन यूपी बिहार के लोग राज करते हैं, ऐसा टाइप का मेंटेलिटी आ जाए, क्योंकि उनका पॉपुलेशन ज़्यादा है कि नहीं? जिस तरीके से हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है, मेजॉरिटी तो हम यहीं से क्रिएट कर देंगे। 80 सीट, अभी बढ़ के 96 सीट होने वाला है। और जिस तरीके से हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है, एक रिपोर्ट के अनुसार यूपी में स्टेबिलिटी आने में 2092 में स्टेबिलिटी आएगा। 10 साल पहले केरला वरला में स्टेबिलिटी आ गया है, वो निगेटिव में जा रहे हैं। इंडिया में जो पॉपुलेशन का बैलेंस का स्टेबिलिटी आएगा वो 2092 में आएगा। तब तक यूपी का जो जनसंख्या होगा वो 70-80 करोड़ होगा। पूरे देश का 140 करोड़, यूपी का 70 करोड़, तो 70 को आधा से ज़्यादा हम ही बना लेंगे। प्रधानमंत्री यहाँ का चीफ मिनिस्टर, योगी जी ही प्रधानमंत्री भी बन जाएंगे, योगी जी चीफ मिनिस्टर भी बन जाएंगे। तो दिस इज द कंडीशन। ऐसे मैं हाइपोथेटिकल कंडीशन बता रहा हूँ, बट दिस इज द कंडीशन। इसीलिए देखिएगा बहुत विरोध चलता है। साउथ वाले हमेशा विरोध करते हैं कि अरे ये यूपी बिहार वाले सारा रूल चला रहे हैं, सारा मेहनत हम करते हैं। तो यहाँ पे यह है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी अगर फेल होने लगे किसी स्टेट में, कोई स्टेट ऐसा हो कि बात ही ना माने सेंटर का, रूल ये है कि सेंटर कोई डायरेक्शन देता है तो मानना पड़ता है स्टेट को। अगर नहीं मानता है तो वो भी कंडीशन होता है डिक्लेयर करने का कि देयर इज द फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी एंड वी कैन डिक्लेयर द प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट रूल में ये क्लियर हो गया ना कि स्टेट पावर को सस्पेंड कर देंगे, स्टेट गवर्नमेंट सस्पेंड हो जाएगा, और वहां पे किसका रूल आ जाएगा? प्रेसिडेंट का। प्रेसिडेंट अपना रिप्रेजेंटेटिव भेज के रूल कराएगा। दिस इज द केस। ओके, प्रेसिडेंट रूल को जो इम्पोज करने का यहाँ पे ग्राउंड दिया है, पहला ग्राउंड है कि देयर शुड बी द एक्सटर्नल एग्रेशन
अच्छा ऊपर ही तो था, एक्सटर्नल एग्रेशन और द इंटरनल डिस्टर्बेंस और द आर्म्ड रिबेलियन, यही केस हो सकता है। ये हमारा नेशनल इमरजेंसी भी डिक्लेयर करने का है। व्हाट इज द नेशनल इमरजेंसी, वो किस आर्टिकल में है? 352। 360 क्या है? फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो क्लियर है ना? थोड़ा सा डिफरेंस है, ये समझिएगा। जो नेशनल इमरजेंसी है फंडामेंटल राइट्स चला जाता है, यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स नहीं जाएगा, सबका फंडामेंटल राइट सेम जाएगा। जो स्टेट का गवर्नमेंट है वो चला जाएगा, स्टेट का गवर्नमेंट नहीं बचेगा। तो ये किस पे इम्पैक्ट कर रहा है? फेडरल सिस्टम पे इम्पैक्ट कर रहा है। तब यूनिटरी सिस्टम बनेगा ना। अगर मानिए यूनियन का भी मूड खराब हुआ, पूरे देश पे एक तरफा रूल करना है, सारे स्टेट में डिक्लेयर कर दें नेशनल ये प्रेसिडेंट रूल, तो एक तरफा यूनिटरी हो जाएगा ना, क्योंकि वहां की तो गवर्नमेंट सस्पेंड हो जाएगी। तो ऐसे केस में दिस इज द वन केस। तो हमेशा ये किस पे इम्पैक्ट करता है? फेडरल सिस्टम पे। यहाँ फंडामेंटल राइट्स पे इम्पैक्ट नहीं है। हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है वो इंटैक्ट रहेगा। हमारा जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जाने का जो हमारे राइट्स हैं वो हमारे कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा। तो इस पर आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि 352 एंड 356 इमरजेंसी कंडीशन सब है, लेकिन दैट इज द नेशनल इमरजेंसी, दिस इज द स्टेट इमरजेंसी। और इसको फेमस तरीके से प्रेसिडेंट रूल कहते हैं। असली में इसका नाम स्टेट इमरजेंसी है, कहीं पे भी प्रेसिडेंट रूल नहीं है, लेकिन प्रेसिडेंट के पास सारा पावर चला जाता है, इसीलिए इसको प्रेसिडेंट रूल कहते हैं। जो पहला कंडीशन है, सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ये होता है कि एक्सटर्नल एग्रेशन है। एक्सटर्नल एग्रेशन कंडीशन सेम है 352 के लिए भी। नेशनल इमरजेंसी में भी हमने देखा था। नहीं नहीं, वो तो रहेगा। प्रेसिडेंट का मतलब हमेशा होता है प्रेसिडेंट के नाम पे पावर प्राइम मिनिस्टर के पास जाएगा। नाम तो हमेशा प्रेसिडेंट का होता है ना, रबर स्टाम्प गवर्नमेंट होती है, प्रेसिडेंट होता है। हम सारा जो यूनियन का काम करते हैं किसके नाम पे करते हैं? तो रियलिटी में ये जा रहा है यूनियन गवर्नमेंट के पास। प्रेसिडेंट रूल इसलिए होता है क्योंकि नाम उनका हो जाता है कि प्रेसिडेंट के पास जाएगा। दैट इज प्रेसिडेंट को हर एक काम करना पड़ता है बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ये है। तो मैं प्रेसिडेंट कहूँ तो ये मत करिए सोचिएगा कि प्रेसिडेंट के पास पावर जाता है। प्रेसिडेंट के पास कोई पावर नहीं जाता है। प्रेसिडेंट इज जस्ट ए रबर स्टाम्प, लेकिन प्रेसिडेंट के नाम पे होता है, इसीलिए इसको प्रेसिडेंट रूल कहते हैं। क्लियर हो रहा है ये? पहला कंडीशन समझ में आ गया, एक्सटर्नल एग्रेशन। एक्सटर्नल एग्रेशन कंडीशन था 352 के लिए भी। दूसरा कंडीशन हो गया कि स्टेट फेल्स टू कंप्लाई विद द एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन ऑफ द यूनियन। समझ में आ रहा है कि स्टेट ने कहा कि ये वाला आप कुछ पर्टिकुलर यहाँ पे स्कीम लगाइए, या आपको ये चीज इंप्लीमेंट करना है, या रेलवे का सुरक्षा देना है, या कुछ भी करे। अगर सेंटर जस्टिफाइड वे में कुछ कह रहे, ये नहीं कि कुछ भी करे, विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, अगर सेंटर कुछ कहता है और स्टेट नहीं मानता है, तो उस कंडीशन में देयर विल बी द प्रेसिडेंट रूल लगाने का कंडीशन बन जाता है। यहाँ पे देखिएगा कि जो बेसिस बनेगा वो होगा 365। 356 पावर दे देता है, लेकिन बेसिस क्या बनता है? 365। 365 क्यों बेसिस बनता है? थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन होता है। दो आर्टिकल है। एक आर्टिकल ये बताता है कि अब कंडीशन हो गया है कि आप लगा सकते हैं प्रेसिडेंट रूल, और वो जो लगाने का पावर होता है वो 356 में होता है। ओके, दोनों एक बार आर्टिकल में दिखाता हूं तो क्लियरिटी होगा। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। एक है बेसिस, जिसके बेसिस पे प्रेसिडेंट रूल लगेगा, और एक होता है आर्टिकल जो पावर देता है स्टेट सेंटर को कि वो लगा सकता है। तो एक बार हम देख लेते हैं। इमरजेंसी प्रोविजन, कोई बुक खरीदा कॉन्स्टिट्यूशन का लिया है? 356 जो है दैट इज हियर। तो आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन डेली लेके आया कीजिए, डेली हम लोग रेफर करेंगे, ठीक है। दिस इज 356। यहाँ पे बोल रहा है कि प्रोविजन इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट, द प्रेसिडेंट ऑन द रिसिप्ट ऑफ द रिपोर्ट फ्रॉम द गवर्नर और द स्टेट और अदरवाइज। यहाँ पे लिखा है गवर्नर ऑफ स्टेट्स का रिपोर्ट पढ़े या अदरवाइज उसको खुद महसूस हो जाए। एक तो डायरेक्ट इंफॉर्मेशन का जरिया कौन होगा? गवर्नर होगा। जो आर्टिकल हम लोग पढ़ रहे हैं दैट इज बेसिस ऑफ द मणिपुर। मणिपुर में गवर्नर होंगे। अब मणिपुर का कंडीशन खराब है, वहां पे वायलेंस हो रहा है, गवर्नमेंट संभाल नहीं पा रही है, यही हो रहा है ना। गवर्नमेंट का क्या काम है? लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रखना। अब पिछले साल मई से ही वहां पे लोग एक दूसरे को मार काट रहे हैं, लोग घर जला दे रहे हैं। अब स्टेट इसको रोक नहीं पा रहा है,
तो इसका जिम्मेदार कौन हुआ? स्टेट गवर्नमेंट उस कैपेबल नहीं है गवर्नमेंट चला पाने का, यही है ना। तो वो रिपोर्ट कौन देगा? क्योंकि वहां के कैपिटल में इम्फॉल में कौन रह रहा है? गवर्नर रह रहा है। गवर्नर भेजेगा कि ये कंडीशन है, मैंने ऐसा बुलाया, इन्होंने ये नहीं करा। तो एक तो बेसिस होगा कि किस बेसिस पे जो प्रेसिडेंट लगाएंगे, दैट इज द ऑन द रिपोर्ट ऑफ द गवर्नर। मानिए गवर्नर भी मिला हुआ है स्टेट गवर्नमेंट से, वो नहीं रिपोर्ट सही भेज रहा है, तो यहाँ तक इस ये रिपोर्ट के अलावा अदरवाइज लिखा है, इसका मतलब कि बहुत ज्यादा डिस्क्रिशनरी पावर प्रेसिडेंट को दे दिया। अब प्रेसिडेंट खुद न्यूज़पेपर देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, खुद उनके पास और भी इंफॉर्मेशन आ रहा है। बहुत से ऑफिसर हैं जो काम करते होंगे, आईएएस, आईपीएस, डिफरेंट टाइप ऑफ अदर ऑफिसर्स, वो भी तो इंटेलिजेंस भेज रहे होंगे कि ये कंडीशन है, गवर्नमेंट ये नहीं कर पा रही। उसके बेसिस पे भी प्रेसिडेंट अपना वो ले सकते हैं फॉर द इम्पोजिंग द प्रेसिडेंट रूल। समझ में आया क्या बेसिस होगा, किधर से उनको इंफॉर्मेशन मिलेगा? एक तो गवर्नर्स का रिपोर्ट और दूसरा अदरवाइज। अदरवाइज में कुछ भी हो सकता है, डिफाइन नहीं किया, तो ये ब्रॉडर है। ब्रॉडर में यही हो सकता है कि न्यूज़पेपर से पढ़ा, टीवी पे देखा, या कहीं से अदर से कहीं और से इंफॉर्मेशन आया। और वो क्या ग्राउंड होगा? दैट ही हैज सेटिस्फाइड दैट situation has arisen in the which the government of state cannot be carried on in accordance with the provision of this constitution। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन क्या कहता है कि लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए, पीपल्स का फंडामेंटल राइट्स इंप्लीमेंट होना चाहिए। अब वहाँ पे डेली डेली लोग एक दूसरे का घर जला दे रहे हैं, तो फंडामेंटल राइट्स नहीं इंटेक्ट हो रहा है ना। तो यहाँ पे ये क्लियर कट हो रहा है कि द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट इज नॉट कैरिंग द फंक्शन एज पर द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर हो रहा है ये ग्राउंड। फिर यहाँ पे लिखा है कि प्रेसिडेंट मे बाय प्रोक्लेमेशन एज्यूम हिमसेल्फ, खुद को पावर दे देगा, और एनी ऑफ द फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट और ऑल और एनी ऑफ द पावर वेस्टेड और एक्सरसाइजेबल बाय द गवर्नर। जितना भी पावर है उनको मन करे कि पूरा का पूरा डिजॉल्व कर दे, मन करे तो कुछ पावर दूसरे को डिस्ट्रीब्यूट कर दे, दे असाइन कर दे। और एनी बॉडी लिखा है ना कि किसी को भी प्रेसिडेंट दे सकता है, आपको भी बुला के बोल सकता है कि आप वहां का पूरा गवर्नमेंट देखिए। एनी बॉडी का मतलब होगा कोई भी किसी को दे सकता है। और एनी अथॉरिटी इन द स्टेट अदर देन द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट, मतलब स्टेट लेजिस्लेचर और स्टेट गवर्नमेंट को सस्पेंड करेगा और ये पावर किसी और को दे सकते हैं। Declare that the power of legislature of the state shall be exercisable by the under the authority of the parliament। स्टेट गवर्नमेंट का पावर जिसको मन करा उसको दे दिया, और जो वहां का लेजिस्लेटिव पावर है वो किसके पास दे रहे हैं? पार्लियामेंट के पास। तो डिफरेंस समझ में आ रहा है? एग्जीक्यूटिव पावर वो प्रेसिडेंट के डिस्क्रिप्शन पे है, गवर्नर को कह दे, किसी अपने और अथॉरिटी को कह दे, किसी ऑफिसर को भेज दे। लेकिन जो स्टेट लेजिस्लेचर है, लॉ बनाने का काम है, वो पार्लियामेंट के पास दे दिया। तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, एग्जीक्यूटिव पावर ही चेंज कर रहे हैं, लेकिन जो पावर टू लेजिस्लेट है वो पार्लियामेंट के पास आएगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन ट्विस्ट करेंगे यूपीएससी, वो ये करेगा कि एग्जीक्यूटिव पावर कह देगा कि पार्लियामेंट के पास चला जाएगा, या बोलेगा कि जो लेजिस्लेटिव पावर है वो एनी अथॉरिटी गिवन बाय द प्रेसिडेंट। तो इधर का उधर नहीं करेंगे, लेजिस्लेटिव पावर को किसी अथॉरिटी को नहीं देंगे। ये लिखा है ना कि एक्सरसाइजेबल और अंडर द अथॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है ना। क्लियर हो रहा है ये चीजें कि क्या कंडीशन है, कैसे चीजें हो रही हैं, क्या चेंज हो रहा है। इफेक्ट, क्या क्या इफेक्ट आ रहा है? पहला इफेक्ट हमने पढ़ा कि द फर्स्ट इफेक्ट इज दैट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर गेट डिसमिस हो गया, and the president becomes the empowered to exercise executive power with respect to the state। ठीक है। In other words, the union government takes control of the executive control। यही चेंज कर दिया, फेडरल सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया ना। यूनियन गवर्नमेंट सारा का सारा पावर ले लिया, तो वहां का स्टेट का पावर चला गया। 2 यूनिट का सिस्टम 1 यूनिट में चेंज हो गया, अब तो 1 ही यूनिट चलाएगा। प्रेसिडेंट में फर्दर प्रोवाइड द पावर टू सम अदर अथॉरिटीज एज वेल, किसी और अथॉरिटी को भी दे सकता है कि पूरा का पूरा गवर्नमेंट चलाने के लिए या कुछ एरिया चलाने के लिए। एंड लेजिस्लेचर जो है वो सस्पेंड कर देंगे कुछ टाइम के लिए, एंड पावर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर वेस्टेड इनटू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। क्लियर हो गया? अब यहां पे देखिएगा, यहां दिया है कि पार्लियामेंट
may provide this power to the president or some other authority. अब देखिएगा, पहले पावर जो लेजिस्लेचर का है वो जा रहा है पार्लियामेंट के पास। अब पार्लियामेंट चाहेगा तो या तो प्रेसिडेंट को कह दे कि आप ही लॉ बना लीजिए, या वो किसी और अथॉरिटी को दे दे। प्रेसिडेंट किसी और अथॉरिटी को नहीं देगा। घुमा रहा है ये, कंफ्यूजन होएगा ना यहाँ पे कि डायरेक्ट नहीं है। पार्लियामेंट के पास पावर जाएगा, पार्लियामेंट वापस कह देगा कि प्रेसिडेंट को कि आप बना लीजिए लॉ, या किसी और अथॉरिटी को बना लीजिए, या वो खुद भी बनाएगा। हो सकता है, क्योंकि जो स्टेट से भी तो एमपी लोग जाते हैं, उन्हीं दो से कह दे कि आप लॉ बना लीजिए, उनको भी तो दे सकता है। एनी अथॉरिटी इसीलिए दिया है, सम अदर अथॉरिटी। ओके, दिस इज द कॉल्ड द स्टेट सस्पेंडेड एनिमेशन। State suspended animation. This state assembly may be even the dissolved, but only after the approval of the parliament. स्टेट लेजिस्लेचर को तुरंत डिजॉल्व नहीं कर रहा है, सस्पेंड कर रहा है। जैसे है ना, एमएलए बने हैं, बस वो अपना काम नहीं करेंगे, वो काम पार्लियामेंट ने ले लिया, और वो जो अथॉरिटी है वो किसको दे दिया, किसी को भी दे दिया, या खुद रखा है। प्रेसिडेंट को भी दे सकते हैं, किसी और को दे सकते हैं, जब तक कि प्रेसिडेंट रूल को अप्रूव ना कर दें। प्रेसिडेंट तो डिक्लेयर कर दिया, लेकिन ये प्रेसिडेंट रूल को पार्लियामेंट को अप्रूव करना पड़ता है। ऐसे तो पार्लियामेंट के पास पावर जाना चाहिए ना। एक चीज मैं क्लियर करूं, यहाँ पे ये मैं बोल रहा हूँ कि डिक्लेरेशन प्रेसिडेंट रूल का प्रेसिडेंट कर लेगा, लेकिन अभी प्रेसिडेंट रूल को इम्प्लीमेंट करने में थोड़ा सा टाइम लेना पड़ेगा। उसके पहले पार्लियामेंट से सहमति लेनी पड़ेगी कि प्रेसिडेंट रूल डिक्लेयर किया जाए कि न किया जाए, क्योंकि प्रेसिडेंट तो छोटा ग्रुप है ना, वो तो अपने आप कुछ भी कर सकते हैं। अपोजिशन का कोई सही नहीं है। स्टेट में तो अपोजिशन पार्टी की भी तो गवर्नमेंट हो सकती है। तो इसीलिए हम अप्रूवल लेते हैं बाय द पार्लियामेंट। तुरंत सस्पेंड करा दिया, क्योंकि तुरंत इमरजेंसी कंडीशन है। अप्रूव कराने के लिए हमने 2 महीने का टाइम दे दिया, लेकिन 2 महीने तक लेजिस्लेचर डिजॉल्व नहीं होगा। एमएलए लोग एमएलए रहेंगे, काम नहीं करेंगे, वहां का सेशन नहीं होगा। लेकिन जिस दिन अप्रूव हो जाएगा उसके बाद उसको डिजॉल्व भी किया जा सकता है। थोड़ा सा क्लियर हो रहा है पिक्चर प्रेसिडेंट रूल का। प्रेसिडेंट रूल डिक्लेयर कौन करेगा? प्रेसिडेंट। सिंपल सी बात है, क्योंकि वहाँ की जो गवर्नमेंट है स्टेट की, वो ये या तो सेंटर का डायरेक्शन नहीं मान रही है, या तो वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं कर रही है, या तो वहाँ पे कहीं से अटैक हो गया या इंटरनल डिस्टर्बेंस हो गया, कुछ ऐसे चीज हो गए। ये सब ग्राउंड है, प्रेसिडेंट ने डिक्लेयर कर दिया। अब प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि एकदम इम्पोज हो गया। इम्पोज होगा 2 महीने के लिए। 2 महीने के पहले ही इनको पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा, ताकि फुल्ली प्रेसिडेंट रूल लगा सके। क्लियर हो रहा है? प्रेसिडेंट रूल 2 महीने के भीतर ही इनको अप्रूवल लेना पड़ेगा। इसलिए अप्रूवल लेना पड़ेगा क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो छोटा बॉडी है। कोई पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट को चलाती है, लेकिन पार्लियामेंट में अपोजिशन भी है, डिस्कस होता है, कोई भी चीज जाता है तो वहां पे पूरे देश को पता चलता है। वो तो चुपके चुपके अपना, नागालैंड से किसको क्या मतलब है, छोटा मोटा न्यूज आता है, कौन इतना ध्यान देता है, कोई पढ़ता भी नहीं है। लेकिन जब पार्लियामेंट में डिबेट होगा, सबके टीवी चैनल पे चलना स्टार्ट होगा, तो लगेगा कि अच्छा पक्का यहाँ पे कुछ हो रहा है। न्यूज पेपर, न्यूज मीडिया को भी तो खरीद सकती है गवर्नमेंट, वो दिखा ही नहीं, वो न्यूज प्राइवेट प्लेयर है। लेकिन पार्लियामेंट तो दिखाना कंपलसरी है ना, एज पर द रूल, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। उसका डिबेट दिखाएंगे ही। जब डिबेट दिखाएंगे तो पूरा देश देखेगा, अरे अरे यहाँ पे तो अति कर रही है गवर्नमेंट, ऐसे टाइप का सेंटीमेंट जाएगा। तो इसीलिए हम पार्लियामेंट का अप्रूवल लेते हैं। पार्लियामेंट का अप्रूवल हम 2 महीने का टाइम दिया गया है, उसमें लेना पड़ता है। और ये अप्रूवल दोनों ही लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों हाउस से लेना होता है। क्लियर? अब ये क्वेश्चन आपके दिमाग में जा रहा होगा कि ये जो अप्रूवल होगा वो किस टाइप का मेजोरिटी से लेना होगा। हम लोग पढ़े हैं ना कई टाइप के मेजोरिटी, तो आपको क्या लगता है किस टाइप का मेजोरिटी चाहिए होगा? स्पेशल मेजोरिटी क्यों? पावर हमेशा के लिए थोड़ी छीन रहे हैं, वो तो सिर्फ सस्पेंड कर रहे हैं। स्टेट का तो पावर वही रहेगा नॉर्मल कंडीशन में, हमेशा के लिए थोड़ी छीन रहे हैं। आप बताइए व्हाट? एब्सोल्यूट? एब्सोल्यूट तो लग ही नहीं सकता है। आप बताइए। सिंपल, सिंपल लगता है। गेस किया है? तुक्का? बढ़िया तुक्का मार। क्यों सिंपल? क्योंकि कई, जब देश आजाद हुआ तो बड़ा सिचुएशन सिक्योर नहीं था। बहुत स्टेट सच में बाहर जाना चाहते थे। आज के जैसे कंडीशन नहीं था कि सब कुछ ठीक है,
ठीक है, जम्मू कश्मीर में कहीं कहीं इश्यू है, लेकिन उस समय सैकड़ों स्टेट बाहर जाने के लिए कोशिश कर रहे थे। हर एक राजवाड़ा चाहता था कि हम इंडिपेंडेंट देश बन जाए, क्योंकि देश बनेगा तो वो अलग देश का मालिक होगा, यूएस से भी वैसे ही डील करेगा जैसे और से। ऐसे तो इंडियन गवर्नमेंट के अंडर में रहना था, नेहरू से बड़ा लीडर कोई था नहीं, तो उनको पता था प्रधानमंत्री तो बन नहीं पाएंगे, या पटेल से बड़ा ऑलरेडी लीडरशिप थे। तो मैक्सिमम जो स्टेट थे वो अपना सेपरेट स्टेट का डिमांड कर रहे थे। इमीडिएट कंडीशन था, इसीलिए स्टेट यूनियन को सिंपल मेजॉरिटी दे दिया गया कि तुरंत इमरजेंसी सिचुएशन रहेगा, पता चले कि स्पेशल मेजॉरिटी कहाँ से लाएंगे, उसमें पता चले वो अलग ही निकल गए, नागालैंड अलग निकल गया, मिजोरम अलग निकल गया, आगे गेटिंग ना। तो स्पेशल कंडीशन था, इसीलिए हम यहाँ पे सिंपल मेजॉरिटी दे दिए थे। उस समय का कंडीशन ऐसा था, लेकिन इसका मिसयूज इतना हुआ है कि अभी डिमांड ये आने लगा है कि इट शुड बी द स्पेशल मेजॉरिटी, क्योंकि अभी जो यूनियन में गवर्नमेंट रहता है, जब भी अपोजिशन का गवर्नमेंट होता है तो वहां पे फटाक से लगा देते थे। अभी 1994 के बाद एसआर बोमई केस आया है, उसके बाद कम हो गया। पहले हर साल कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट रूल लगता था, आर यू गेटिंग ना। तो वहां पे कंडीशन अलग था, अब कंडीशन अलग है, अब तो पावर कैप्चर करने के लिए कर रहे हैं। पहले तो था इंटीग्रेशन, एम था कि देश का इंटीग्रेशन होना बहुत जरूरी है, तो थोड़ा स्पेशल पावर दे देते हैं। लेकिन अभी जो केस है दैट इज द पावर टसल। अब देखिए सेम पावर, सेम पार्टी का गवर्नमेंट हो, कुछ भी हो रहा हो, वहां पे प्रेसिडेंट रूल नहीं लगेगा। मणिपुर का केस देखिए, 1.5 साल से मारकाट चल रहा है, कुछ नहीं तो 60,000 लोगों को बेघर कर दिया गया है, कुछ नहीं तो 300-400 लोग अभी तक मार दिया गया है दंगों में। बहुत बड़ा ये अमाउंट होता है, कोई कम तो हो नहीं रहा है, क्योंकि वहाँ की आबादी सिर्फ मुश्किल से 50-60 लाख है। आप देखिएगा अभी मुझे लग रहा है 35 लाख है, पूरे मणिपुर की आबादी 35 लाख के आसपास है। आप 35 लाख को नहीं संभाल पा रहे, और वो भी 1.5 साल से लगातार लड़ाइयाँ चल रही है। 35 लाख तो आबादी ये गोरखपुर की है, डिस्ट्रिक्ट का है। तो दिस इज द कंडीशन, आर यू गेटिंग ना। तो ये है कि मिसयूज बहुत हुआ है कि अगर आपका गवर्नमेंट हो, आप यूनियन में हो, तो आप नहीं लगाएंगे, लेकिन आपका अपोजिशन हो, थोड़ा सा मच्छी भी मर गई, एक मक्खी भी मर गई, तो आप कहेंगे अरे बहुत बड़ा वो हो रहा है। क्योंकि आप देखिएगा, आप कुछ ही साल पहले की बात है, 2017-18 में अरुणाचल प्रदेश में थोड़ा सा कोई पार्लियामेंट, वहाँ का असेंबली है, उसके सामने कहीं ठेले पे आग उग लग गया था, या थोड़ा सा ऐसे नॉर्मल आग लगा दिया था, वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल डिक्लेयर कर दिया था यूनियन गवर्नमेंट ने, क्योंकि वहाँ की जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, फिर कांग्रेस की गवर्नमेंट की के बाद वापस ये लेके आए बीजेपी गवर्नमेंट, उसके बाद वहाँ पे और भी हिंसे हुए, एक भी बार प्रेसिडेंट रूल नहीं लगा। आर यू गेटिंग ना, कि अगर इसका मिसयूज होने लगता है, इसीलिए यहाँ पे डिमांड आ जाती है कि ये जो मेजॉरिटी आप कर रहे हैं वो थोड़ा सा स्पेशल कर दीजिए। लेकिन अभी जो कंडीशन है दैट इज द सिंपल मेजॉरिटी।